नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका त्रिपाठी सर जीएस अयोध्या यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, अब हम लोग 9 बज चुके हैं और स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर के वार्षिकांक को। और याद होगा, पिछले 3-4 दिन से हम लोग शुरुआत की हैं जनवरी से स्टार्ट करके, यानी जनवरी 2024 माह से लेकर के अगले जो आने वाला एग्जाम होगा, या ये जो परंपरा चल रही है, ये आने वाले सभी एग्जाम्स तक के लिए रहेंगी। यानी कहने का अर्थ, अगर जनवरी 24 से स्टार्ट किया है तो चाहे सितंबर आए चाहे दिसंबर आए, एक क्रम में ये वाला सेशन आपको मिलता रहेगा वार्षिकांक का। साथियों, आपका काम ये है कि आप एक बार वीडियो, जैसे नहीं भी आप मान लीजिए वीडियो को इस समय देख पा रहे हैं, अगर आपके पास समस्या है कि क्लास में है या कोई और इशू है, तो आप क्या करिए, आप न देख पाइए, लेकिन वीडियो जैसे आपको ये लिंक मिले वैसे आप इस लिंक को शेयर कर लीजिए। चूंकि हो सकता है कुछ ऐसे विद्यार्थी हों, यानी कुछ ऐसे मोटिवेटेड, या आप कहेंगे सही दिशा की आवश्यकता जिनको हो, भाई हो सकता है उनके लिए चीज़ें कारगर हो जाए। तो इस वजह से सेशन पाते ही आप सेशन को शेयर कर लीजिएगा, चाहे व्हाट्सएप के स्टेटस के माध्यम से या और भी जो तरीके आपके हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये है, शेयर कर लीजिएगा। ठीक बात है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मेरे साथ बोलिए, वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। साथियों, बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। आज भी लगभग 10 से 12 प्रश्न हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम स्टैटिक जीके की भी चर्चा करने वाले हैं और करंट की भी। बात करें पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न यहाँ आपकी स्क्रीन पे लिखा है। ये पहले प्रश्न में लिया हुआ है आपका एक सूचकांक जिसका नाम है हेनले पासपोर्ट सूचकांक, यानी हेनली पासपोर्ट सूचकांक के विषय में आपसे पूछ लिया और पूछ लिया कि बताइए हेनली पासपोर्ट सूचकांक जो है ये, हाँ, हेनली पासपोर्ट सूचकांक के विषय में आपसे पूछ लिया कि भारत की रैंकिंग 2024 में कौन सी रही। तो याद करिए, हेनली पासपोर्ट सूचकांक हाल ही में जनवरी में जारी किया गया था। ये जनवरी की जब बात कर रहा है, तो उस समय की अगर बात है तो क्या 84वें, 85वें, 86वें या फिर 87वें कौन से क्रम पर भारत की पोजीशन रही थी, ये आपको बताना है। साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके एकमात्र शेयर करने की वजह से किसी ऐसे व्यक्ति तक ये सूचना पहुंच जाए जिसके लिए बड़ी आवश्यकता हो। ठीक बात है ना। यानी सूचना जब तक पहुंचेगी नहीं, तब तक कैसे कोई डिफाइन कर पाएगा, कैसे कोई यहाँ तक पहुंच पाएगा। तो आपका स्नेह मिले, शेयर करिए। बात करें साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर तो हो गया ये आपका 85वीं रैंक, यानी हेनली पासपोर्ट सूचकांक जो जारी किया जाता है, इसके ये आप कहेंगे तो इसमें अब की बार 2024 के जो जनवरी था उस पे इसकी रैंक 50वीं थी। यहाँ कुछ और बातें अगर हम बात करें हेनली पासपोर्ट के विषय में, तो यहाँ सर ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है या पासपोर्ट सूचकांक है, इसके विषय में बात करें तो सर इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जो है ये है लंदन में, यानी हेनले एंड पार्टनर्स जो संस्था है उसी के द्वारा जारी की जाती है। बात करते हैं इसके विषय में, तो अब की बार 2024 जो जनवरी में हुआ, तो इसमें पहले स्थान पे फ्रांस रहा। फ्रांस के लिए देखिए, ये जो पासपोर्ट सूचकांक होता है, आप जानते हैं कि जब विदेश की यात्रा होती है तो दो चीज़ें, एक पासपोर्ट लगता है और दूसरा आप जानते हैं वीज़ा लगता है। तो ऐसे होता है कि ये सूचकांक उसके लिए होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए फ्रांस के विषय में है, तो 194 देशों की एक समग्र सूची हुई कि 194 देशों की यात्रा करने के लिए फ्रांस के व्यक्ति को वीज़ा की आवश्यकता नहीं होगी, यानी फ्री वीज़ा, यानी वीज़ा फ्री यात्रा आपको प्रोवाइड करेंगे केवल पासपोर्ट के द्वारा। ठीक है ना। तो पहले स्थान पे फ्रांस रहा, भारत रहा आपकी बार 85वां स्थान किसे मिला, अपने भारत को मिला। ठीक है ना। याद करे रहिएगा क्वेश्चन कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक किसके द्वारा, ये आपका हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की जाती है। साथ ही साथ ये आपका जो आपका मुख्यालय है इसका लंदन में है, भारत की 50वीं रैंक। कुछ और बातें, जैसे अगर आप ये बात कर रहे हैं पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट वायुयान से संबंधित मामला है, यानी हवाई यात्राओं से। और हवाई यात्राओं का जो विश्व का सबसे बड़ा संस्थान है, विश्व के सबसे बड़े संस्थान में आप बात करेंगे तो उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, यानी IATA ऐसे करके पाते हैं, यानी इसका फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है साथियों, इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल में। ये जो आप राइटिंग देख रहे होंगे थोड़ी असुविधाजनक है, लेकिन प्रयास में हूँ कोई ऐसी व्यवस्था मिल जाए जिससे ये हो जाए कि आपको ये राइटिंग बढ़िया मिलने लगे। तो मॉन्ट्रियल जो कनाडा की जगह है, वहीं पर इसका मुख्यालय है किसका, IATA का, यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसके बाद आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आज के सेशन का, प्रधानमंत्री मोदी के विषय में है। इन्होंने एक मंदिर का आधारशिला रखा, कल की धाम मंदिर आधारशिला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर बिहार में, कहाँ पर इसकी आधारशिला रख रहे हैं, यही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है इस वाले कमेंट सेक्शन में। जल्दी बताइए।
कल्कि के विषय में याद होगा, कलयुग में एक अवतार भगवान कल्कि के विषय में पढ़ते हैं, भगवान बुद्ध के बाद में कल्कि के विषय में चर्चा की गई है कि यही अवतार होगा कलयुग का। तो आपको बताना है किस राज्य में आधारशिला रखी है, ना कि उद्घाटन हुआ है। आधारशिला तो आपके लिए विशेष बात यहाँ पर एक नाम जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ही इसकी आधारशिला रखी गई है। यहाँ कुछ बातें अब आप इसके विषय में जान जाइए कि कल्कि धाम मंदिर का, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए उत्तर प्रदेश में। यहाँ देखिए, अगर यहाँ कुछ बात करेंगे जैसे अगर आप यूपी की बात करें तो यूपी की स्थापना दिवस यूपी मनाता है 24 जनवरी की, यानी 24 जनवरी 1950 को इसका नया नामकरण, और 24 जनवरी को यूपी अपना स्थापना दिवस मनाएगा। यूपी की राजधानी आपको सबको पता है लखनऊ ही है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ यहाँ की राजधानी हो रही कैसी, तो ये आपकी कैपिटल हो रही है। दूसरी बात आप करेंगे न्यायिक कैपिटल यहाँ की जो होगी, न्यायिक राजधानी जो होगी वो होगी आपकी प्रयागराज या फिर इलाहाबाद जो कह सकते हैं आप, ठीक है ना। तीसरी बात पे आए। तीसरी बात यहाँ के विषय में, यहाँ पर अगर कहेंगे तो विधान परिषद की 100 जबकि विधानसभा की 403 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें जबकि लोकसभा की 80 सीटें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूपी के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अन्य जगहों के भी विद्यार्थी हैं तो यूपी आपके लिए ऐसा नहीं कि कम मायने रखता है आपके एग्जाम के लिए ना, तो इसका हो जाएगा 100 बाकी जितनी बात। नेक्स्ट बात और करें तो यहाँ का जो राजकीय पशु है, पक्षी है, इसका नाम है सारस। सारस या जिसे क्रॉन्च कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉन्च नाम का पक्षी होता है। अशोक जानते हैं, अशोक का पेड़, ये यहाँ का राजकीय वृक्ष है। अशोक के साथ में पलाश यहाँ का क्या है, राजकीय पुष्प है। साथ ही साथ में एक जीव जिसका नाम है बारहसिंघा, ये बारहसिंघा यहाँ का राजकीय, ये आपका राजकीय पशु है, ठीक है ना। ये कुछ बातें हो गई आपकी। इसी पलाश को टेसू भी कहा जाता है, याद करे रहिएगा ना। तो ये कुछ बातें आपकी यूपी से हो गई। यूपी के सीएम का नाम आप सबको पता है, योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल का भी नाम आपको याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 58वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे नामित किया गया, यानी के लिए किसे नामित किया गया, गुलजार, अमिताभ चौधरी, जगत गुरु रामभद्राचार्य, या फिर कह रहा है आपका ए और बी दोनों। तो इसी क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि 58वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखिए यहाँ आपने कहा इस क्वेश्चन के विषय में, तो इसका उत्तर मैं बोल दूं, इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला भी और बी वाला, यानी इसका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, कि इन दोनों को नामित करने की बात की गई है ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वें क्रम का, जो कि दिया जाएगा वर्ष 2023 के लिए। यहाँ कुछ बातें अगर मैं बात करूँ साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में, ध्यान से देखिए। ये है आपका ज्ञानपीठ अवार्ड, यानी ज्ञानपीठ अवार्ड की जब आप चर्चा करना स्टार्ट करते हैं तो सर 1961 में स्थापना हो रही ज्ञानपीठ की, जबकि 1965 में पहली बार ये दिया गया मलयालम भाषा के रचनाकार हैं जिनका नाम था जी शंकर कुरूप, इनको दिया गया था ये प्रदान। 1965 में ये अवार्ड दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। साथ ही साथ और आगे आए तो बात करेंगे अगर इसके विषय में, तो यहीं पर नाम मिल जाएगा 65 के बाद में। देखिए वो तो हो गया मलयालम के लिए, लेकिन अगर हिंदी के लिए पहला बात कहा जाएगा तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत। क्या नाम है, पंत जी हैं, जिनको 1968 में पुरस्कार मिला। पहली अगर महिला की बात करेगा तो वो हैं आशा पूर्णा देवी, और ये आशा पूर्णा देवी बंगाली भाषा की रचनाकार थी, तो उनको प्रदान हुआ। बात करें करंट की, तो करंट में आपका 56वां, 57वां और 58वां, तो 58वें में नाम आपने सुना गुलजार का जो उर्दू के लिए, संस्कृत के लिए रामभद्राचार्य का, जबकि 57वें में आप पाएंगे नीलमणि फुकन का, और उसके दामोदर मावजो का, और 56वें में नीलमणि फुकन का मान, ठीक है ना। मैंने कहा अब तक अगर कहा जाए 2023 को लेकर के कुल मिलाकर 65 अवार्ड इसके प्रदान किए जा चुके हैं, ठीक है ना। यानी इसमें 11 लाख की पुरस्कार राशि आपको प्रदान होती है, वाग्देवी की एक प्रतिमा प्रदान होती है ना। यानी उत्तर प्रदेश या भारत में साहित्य के क्षेत्र का पूछा जाए, साहित्य के क्षेत्र का भारत में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जिसका नाम है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो याद करे रहिएगा, आपके इंपॉर्टेंट के लिए, आपकी परीक्षा के लिए जरूरी हो सकता है, ठीक है ना। मैंने लगभग बातें आपको बताने की प्रयास की, तो आप साथियों का दायित्व ये है सेशन को शेयर करिएगा। मैं सेशन को शेयर करने के लिए केवल इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि आपका एकदम दायित्व है, सेशन शेयर इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये सेशन नए विद्यार्थियों के बीच में पहुंचे। जाहिर सी बात है जब तक नए विद्यार्थियों के बीच में पहुंचेगा नहीं तब तक इसकी उपयोगिता किसी को समझ में नहीं आएगी। भाई वीडियो को कोई प्ले करेगा तभी तो उसकी उपयोगिता होगी। अच्छा, वीडियो प्ले करने के बाद में जब वो एग्जाम्स दे रहा होगा और वह प्रीवियस आंसर क्वेश्चन में या फिर आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन बहुविकल्पीय टाइप के आपको दिखाई पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा इस सेशन की वरीयता या विशिष्टता, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पीएम विश्वकर्मा योजना के विषय में कह दिया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई? केंद्र सरकार के सारे मंत्रालय हैं, चाहे कृषि मंत्रालय है, चाहे ग्रामीण विकास मंत्रालय है, चाहे
MSME मंत्रालय है, चाहे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय है। यहाँ अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल गठित हुआ। अच्छा, मंत्रिमंडल में जो कृषि मंत्रालय मिल गया शिवराज सिंह चौहान को, ग्रामीण विकास का मंत्रालय भी इन्हीं को, MSME का मंत्रालय जीतन राम मांझी को मिला है, यहाँ पंचायती राज मंत्रालय जो मिल गया है ये गिरिराज सिंह को मिल गया है ना। तो यहाँ 3-4 मंत्रालय। अब PM विश्वकर्मा योजना किसने स्टार्ट की है, तो यहाँ इस प्रश्न के विषय में अगर आंसर देखेंगे तो PM विश्वकर्मा योजना आपका अगर स्टार्ट करने की बात की जाएगी तो ये जीतन राम मांझी वाला मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, इसी ने स्टार्ट किया है, जिसका नाम है PM विश्वकर्मा योजना को। मंत्रालयों की जो योजनाएं हैं उससे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो मैंने कहा है इसके पहले 3-4 क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी योजना के विषय में एक चर्चा किया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपसे मैंने चर्चा की पुरस्कार के विषय में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। अगर बात की जाए यहाँ पर तो किस राज्य में, तो ये राष्ट्रीय स्तर का या राज्य स्तर का करंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जय प्रधानमंत्री मोदी जिसकी भी आधारशिला रख रहे हैं या उद्घाटन कर रहे हैं, वो सारी जगहें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं आपके एग्जाम के लिए। सूचकांक इंडेक्स में आएंगे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में। देखिए, अगर आप एग्जाम के लिए फ्रेशर हैं तो आप अपने बड़ों से पूछिए, आपसे जो अनुभव ज़्यादा रखने वाले हों, आपके सीनियर हो, उनसे पूछ सकते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, तब आपको समझ में आएगी इस सेशन की उपयोगिता। लेकिन अगर आप अनुभवी हैं, कहने का मतलब है आप फ्रेशर नहीं हैं, आप काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं, तब तो आपको पता ही होगी इसकी विशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अगले क्वेश्चन पे, देखिए अगले क्वेश्चन पे अगर आए तो ये लिखा हुआ है आपका, किस राज्य में कोमुरावेली स्टेशन रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तो कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की बात कर रहा है, तो पूछ रहा है किस राज्य में, तेलंगाना, MP, असम या फिर राजस्थान के विषय में। तो इस प्रश्न का आपको आंसर देना है, क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताइए बताइए। मैंने कहा पानी पीते रहिए आप लोग, पानी बहुत जरूरी है आपके स्वास्थ्य के लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है। चलिए, तो इस प्रश्न का साथियों उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर यानी कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की बात हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों तेलंगाना। तेलंगाना के विषय में आपको याद होगा, देखिए पहली बेसिक बात आप याद करिए, कोमुरावेली रेलवे स्टेशन अगर आपको कहीं न्यूज में आपको दिखा है तो आपको ये याद आना चाहिए कि ये तेलंगाना में स्थापित रेलवे स्टेशन होने जा रहा है, आधारशिला इसकी रख दी गई है। नीचे अगर आए इसके विषय में कुछ बात करें तेलंगाना की, तो ये अगर तेलंगाना हुआ तो आपको याद होगा 2 जून की और 2014 की, ठीक बात है ना, जब ये भारत का 29वां राज्य बना था उस समय, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में यही, वर्तमान समय भले 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन ये पूछ लेता है कि भारत का 29वां राज्य कौन बना था 2 जून 2014 को, तो ये तेलंगाना है। तेलंगाना की कुछ बात करें तो हैदराबाद यहाँ की राजधानी है, हैदराबाद। बात करें तेलंगाना के विषय में और कुछ, तो ये तेलंगाना जो राज्य है इसके विषय में ऐसी उपयोगिता है कि ये बाईकैमरल है, यानी विधानमंडल इसका बाईकैमरल है, यानी कि द्विसदनीय है। साथ ही साथ यहाँ बात करें तो यहाँ कुल मिलाकर के 33 जिले हैं, कुल मिलाकर के 33 जिले हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ के जो राधाकृष्णन, CP राधाकृष्णन करके व्यक्ति हैं, ये यहाँ के हो रहे हैं राज्यपाल, जबकि दूसरा नाम उनका नाम था रेवंत गिरी रेड्डी। तो रेवंत रेड्डी नाम का जो व्यक्ति हैं ये यहाँ के CM है। साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर तो विधानमंडल में अगर कहें तो विधानमंडल में विधान परिषद की 40 और 119 सीटें हो रही विधानसभा की, जबकि राज्यसभा की 7 और लोकसभा की 13 सीटें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है विधानसभा सीटों से, अगर SSC GD स्तर का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। विधानसभा, अच्छा आरोप देने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको कूट में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, कई राज्यों की विधानसभाएं या विधानमंडल की बात कर देगा, या फिर संसद में उसकी सदस्यता की बात करेगा, कितनी सीटें हैं, तो आप ध्यान कर रहिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना साथियों। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ये सेशन आपके, अगर आप RO री एग्जाम या फिर PCS या फिर किसी SSC UPP कोई सा भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने इसी वजह से वार्षिकांक स्टार्ट किया है। वार्षिकांक का लाभ ये होता है, चूंकि हम लोग डेली करंट के चक्कर में वार्षिकांक स्तर का करंट भूलते जाते हैं, तो ये आपका रिकॉल कह सकते हैं, या फिर आप जो भी कहना चाहें, चाहे ये कह दें कि पहले आप पढ़ें तो रिकॉल कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि परीक्षा आने वाली है तो जाहिर सी बात मैं थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ूंगा तो मुझे चीजें याद हो जाने वाली होंगी, ठीक है ना। इस वजह से मेरे साथ जुड़िए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कन्या सुमंगला योजना, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान कितना बढ़ा दिया गया। याद करिए, उत्तर प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट योजनाओं में अगर नाम आता है तो कन्या सुमंगला योजना, जो कि कई एग्जाम्स में पूछे गए, जो कि प्रीवियस ईयर के जो भी एग्जाम होंगे आप देखेंगे हर जगह लगभग पूछे मिलेंगे आपको। इसकी जो राशि बढ़ा दी गई है वो कर दी गई साथियों 25,000, और ये है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना।
फिर मैं बात करूं यहाँ पर अगर सीएम के विषय में, यूपी के विषय में, तो आपको पता है यूपी में लोकसभा और राज्यसभा में चाहे आप कहेंगे 31 सीटें राज्यसभा की, 80 सीटें लोकसभा की। साथ ही साथ विधान, ये तो आपकी हो गई संसद की, लेकिन अगर विधानमंडल की बात करें तो ये हो रही है आपकी ये हो गई आपकी 100 सीटें और 403 सीटें हो रही हैं विधानसभा और विधान परिषद की। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान किए रहिए। कुछ और आपकी योजनाएं हैं इस राज्य से, एक और क्वेश्चन आ गया, उससे पहले देखते हैं भाई कहाँ गया जी। चलिए कोई बात नहीं, बाद में इसकी चर्चा आएगी, कर लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लिखा हुआ है इस प्रश्न में, लिखा हुआ प्रधानमंत्री ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? बिहार के, नागालैंड में, असम में, मेघालय। अब देखिए नाम आपको मिल रहा है वीर लाचित बरफुकन, तो ये मुझे लगता है पूर्वोत्तर टाइप का ही नाम आपको मिलेगा। तो पूर्वोत्तर टाइप का अगर नाम मिल रहा है तो 3 राज्य आपको दे दिए हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। वीर लाचित बरफुकन के विषय में आपको बताना है। चलिए याद करिए साथियों, 1671 के आसपास में एक लड़ाई हुई थी, सरायगढ़ की लड़ाई या फिर सराय घाट की लड़ाई इसको कहा जाता है। तो ये सराय घाट की जब लड़ाई लड़ी गई तो एक सेना थी अहोम सेना, यानी असम की एक सेना है अहोम सेना, उसके द्वारा विरोध किया, यानी उसके द्वारा क्या किया गया, लड़ाई लड़ी गई मुगल सेना से। राम सिंह करके एक व्यक्ति थे मुगल सेना के, वो हुआ करते थे सेनापति हैं, तो उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति ने नेतृत्व किया मुगल सेना का, जबकि यहाँ पे वीर लाचित बरफुकन नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने अहोम सेना का नेतृत्व किया और क्या किया, मुगलों को असम की भूमि पर प्रवेश करने नहीं दिया। तो कहने का अर्थ हो गया इसी वजह से, यानी इसी वजह से आप करें इनका बड़ा क्रांति में योगदान है, असम की क्रांति असम में। साथ ही साथ असम में बड़े व्यक्तित्व यानी बड़े महान व्यक्तित्व माना जाता है, इनको आदर्श माना जाता है। तो इनकी जो प्रतिमा का अनावरण किया गया ये असम में किया गया, ध्यान किए रहिएगा। असम के विषय में आपको याद है, चाहे असम के विषय में कुछ भी पूछें, चाहे ये पूछ लें असम के राज्यपाल कौन है, तो आपको याद हो गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ असम के विषय में आपको याद होगा हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के क्या हैं, असम के गवर्नर हैं। असम की राजधानी साथियों दिसपुर है, जबकि असम का अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ा शहर तो ये गुवाहाटी है, ध्यान किए रहिएगा ना, जहाँ पर केंद्रीय सूअर अनुसंधान संस्थान स्थित है। कुछ और बातें, जैसे असम में कुल मिलाकर वर्तमान समय में 35 जिले हैं। साथ ही साथ असम की स्थापना 21 जनवरी को हो रही है, 1972 को हो रही है, ठीक है ना। बात करते हैं आगे, यानी भले 26 जनवरी 1950 को पा रहा है, लेकिन ये राज्य का स्टेट पा रहा है आपका 21 जनवरी 1972 को ही पा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यहाँ देखिए, यहाँ पर साथियों अगर बात करें हम तो यहाँ पर विधानसभा की 126 सीटें, जबकि 7 और 14 सीटें, 7 सीटें आपकी हो रही हैं राज्यसभा की, जबकि 14 सीटें हो रही हैं लोकसभा की। तो याद किए रहिएगा। अब देखिए एक दिन में ये सब याद नहीं होगा आपको, ये जो कंटेंट है आपका लोकसभा राज्यसभा का और विधानसभा विधान परिषद का, ये एक दिन में नहीं याद होता है, किसी को नहीं याद होता है। कोई ट्रिक बना लें वो अलग विषय है। तो आपको यहाँ डेली इसको पढ़ना पड़ेगा, जब पढ़ते रहेंगे तो अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा हुआ ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय में कल भी हमने चर्चा की थी। इसके विषय में यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर बात करें तो पेश किया गया किस राज्य में, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उत्तराखंड या फिर असम में पूछ रहा है। तो किस राज्य में आपका स्टार्ट किया गया बिल पेश किया गया विधानसभा में, तो आपको ऑप्शन बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या हो जाएगा। कल हमने इसका चर्चा किया था और उत्तर आपने बता दिया था सर उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड जिसे देवभूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ गॉड कहा जाता है, देहरादून राजधानी हो रहा है। याद होगा सन 2000 में इसकी स्थापना हो रही है। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके नया राज्य बना है, ठीक है ना। याद करेंगे पुष्कर सिंह धामी और कैप्टन गुरमीत सिंह यहाँ पे क्या है, ये आपके यहाँ पे राज्यपाल हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है आपके ऑप्शन में, फिर लिखा हुआ है फिर वही क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं महिला दिवस के विषय में। ये क्वेश्चन हम कल करवा चुके थे। 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी किस तिथि को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। तो इसका ऑप्शन आपको याद है कि सर हो जाएगा कौन सा, 13 फरवरी। और ये 13 फरवरी याद होगा एक जन्मदिन हो रहा है किसका, सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन हो रहा है, जिनको हम भारत में कहता है स्वर कोकिला या फिर स्वर कोकिला, नाइटिंगेल के नाम से जाना जाता है। तो ये स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू जी हैं।
सरोजिनी नायडू के विषय में आपको पता होगा कि ये गांधी जी के समर्थक रही, यानी उदारवादी नेताओं में इनका गणन आता है, नरम दल की नेताओं में सरोजिनी नायडू के विषय में। तो ये और भारत, ये इनके विषय में पूछा जाए तो ये स्वतंत्र भारत, अगर पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 के अधिवेशन में अध्यक्षता पाई थी। तो ये भी क्वेश्चन इनसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान करे रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया, यानी पहले डिजिटल इंडियन फ्यूचर स्किल्स का आयोजन कहाँ किया गया, तो वाराणसी, पटना, जयपुर या फिर गुवाहाटी में। तो यही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर मैं बता दूं इस वाले से भाई, सीधी सीधी बात, अभी आपने असम की नाम सुना, तो असम का ही जहाँ पर केंद्रीय सूर्य अनुसंधान संस्थान स्थित है, गुवाहाटी, जहाँ पर गोपीनाथ बारदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा। जीके में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे खूब पूछे जाते हैं ना, जैसे पूछ लेगा राजीव गांधी वाला कहाँ पर है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर है, वीर सावरकर नाम से कहाँ पर है, छत्रपति शिवाजी के नाम से है कहाँ पे है, या फिर पूछ लेगा मर्यादा वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। ऐसे ऐसे करके बहुत पूछता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है स्वयं नाम की योजना है, तो स्वयं नाम की योजना स्टार्ट की किसने, उड़ीसा ने स्टार्ट की है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया किससे, उड़ीसा से। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत किस द्वीप पर अपना नया नेवल बेस, यानी भारत ने किस द्वीप समूह पर अपना नया नेवल बेस स्थापित किया। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। भाई द्वीप समूहों की बात करें तो ही का नाम आएगा, चाहे आप करेंगे लक्षद्वीप की, चाहे आप कहेंगे अंडमान निकोबार की। तो यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। बाकी हम नेक्स्ट पे आते हैं आगे, आपको कुछ और बातें, जैसे कि यहाँ देखिए ऑप्शन में आपको मिनी काय अगाती भी दिया है, तो आपको बताना है किस पर स्थापना करेगा ये। आगे गुप्तेश्वर फॉरेस्ट के विषय में है, तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट के विषय में अगर आप चर्चा करेंगे तो गुप्तेश्वर फॉरेस्ट नाम का जो स्थान है ये उड़ीसा का ही है, यानी जिसे हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है। तो ये वाला आपका इसका सही हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट की बात करें अगर, तो ये आपका जैन मुनि के विषय में लिखा हुआ है, जैन मुनि के विषय में, तो जैन मुनि वाला याद कर रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक के विषय में, इसका डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुछ और बातें साथियों करनी थी, लेकिन आज का सेशन यहीं तक रहेगा। बाकी साथियों को सेशन खूब शेयर करिएगा, और हाँ मिलिएगा फिर से कल वाले, मिलिएगा रात 9 बजे से हमने स्टार्ट किया है घटना चक्र के विषय में, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर प्रश्नोत्तरी भारतीय संविधान राज व्यवस्था पर। तो सभी साथियों का आशा है आप लोग बताएंगे, ऐसा स्नेह आपका मिलता रहे। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खूब मन लगा कर पढ़िएगा, सफलता लीजिए। ये 2024 आपका साल खराब न जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।